हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल legalcourses.in, जहां पर हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल प्राइस में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लिटिगेशन एंड इन हाउस काउंसिल प्रैक्टिकल स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के बारे में। नोट्स वोट्स मत बनाना, सिंपल सा है, बोलता जाऊंगा, बस समझ लेना और कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट सबसे पहला प्राइमरी स्टेप होता है जब भी दो बिजनेस एंटिटीज आपस में किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या फ्यूचर बिजनेस पर्पसेस के बारे में डिस्कशन करती है ना, तो उसके लिए ये लोग कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, एनडीए, अबे कहाँ है, हाँ, एनडीए या फिर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करती है। इसको एग्जीक्यूट करने का फायदा क्या होता है? इसको एग्जीक्यूट करने का यह फायदा होता है कि पार्टीज के बीच में ट्रस्ट बन जाता है कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड है। दैट्स इट, इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं होता खासकर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एनडीए कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला आ जाता है टाइप्स। पहला आता है यूनिलेटरल, सेकंड आता है बाइलेटरल, इसके अंदर ही आप डाल सकते हो मल्टीलेटरल भी, वो बाइलेटरल का ही पार्ट लगा लो। मल्टीलेटरल में क्या होगा कि मोर देन टू पार्टीज हो गई तो वो मल्टीलेटरल हो गया। बट यूनिलेटरल और बाइलेटरल इसको ऐसे समझते हैं, या इसको एक और नाम दे देते हैं, वन साइडेड और म्यूचुअल, या फिर टू साइडेड। वन साइडेड में क्या होता है? ओनली वन पार्टी इज डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बोथ पार्टीज, ठीक है। ये डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद पर्पस, टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये पर्पस होता है इसका एग्रीमेंट का, फॉर फ्यूचर बिजनेस ऑब्लिक प्रपोजल्स, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? पहली, या तो इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन एनी पब्लिक डोमेन, ठीक है। दूसरी क्या होगी? इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय मी, इंफॉर्मेशन received from any other source who is bound by disclosing party obligation। इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों का पहले मतलब समझ लेते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है और जो मैं आपको बता रहा हूं वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। सेकंड, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं स्पेसिफिकली इस एग्रीमेंट के बाद, वो सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। थर्ड, कोई तीसरा बंदा आके आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है जो मैंने उसको बताई थी और उसके साथ एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्रीमेंट यानी एनडीए एग्जीक्यूट कर रखा था, वो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ये होती है। अब क्या क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो भी समझ लेते हैं। नोट, क्या नहीं होगी वो समझते हैं पहले। पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल होगी वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सेकंड, थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर नॉट बाउंड बाय एनडीए, ठीक है। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं होगी। या तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में होगी या किसी तीसरी पार्टी ने आपको वो इंफॉर्मेशन बता दी पर वो मेरे एनडीए से बाउंड डाउन नहीं था, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है, या तो इसका एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट बना, नहीं तो ये क्लॉज की तरह भी यूज होता है इन डिफरेंट एग्रीमेंट्स,
जैसे एम्प्लॉयमेंट का, कंसल्टेशन का, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्रीमेंट्स है, इनके अंदर भी कॉन्फिडेंशियल होगा। या तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट मैंने आपसे पहले ही एग्जीक्यूट कर रखा है, अगर मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया हूं तो जो हमारा मेन एग्रीमेंट होगा उसके अंदर एक कॉन्फिडेंशियल का क्लॉज होगा। तो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, दैट्स इट। अब ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट एनडीए, ये कौन से प्रोविजंस के बेसिस पे चलता है? कि कौन से हैं? पहला, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कुछ इंग्रेडिएंट्स बताता है जिसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि क्या वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज करते हैं आप और मैं हैं, या दो पर्सन है ए और बी, ठीक है। अब इन्होंने एक एनडीए एग्जीक्यूट करा और उस एनडीए में इन्होंने कहा कि यार ए बी को ड्रग्स बेचेगा, ठीक है, और बी ए को उसके बदले पैसे देगा, कैश पे करेगा। तो अब क्या हुआ? ए ने बी को ड्रग्स दे दिए पर बी ने कैश पे नहीं करा। अब ए कोर्ट में चला गया अपना डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट लेके बी के अगेंस्ट, और कोर्ट को बोला कि सी वी हैड वन एनडीए और उसके बेसिस पे ही इज बाउंड टू पे मी कैश। कोर्ट कहेगी नो, योर एग्रीमेंट इटसेल्फ इज वॉइड। कारण क्योंकि जो इंटेंट था ना एग्रीमेंट का वो था ड्रग्स, विच इटसेल्फ इज इलीगल। तो हम एक चीज समझ गए हैं क्या? कि ओनली लीगल इंटेंट, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं है सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच हैज सर्टेन लीगल इंटेंट। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, मेरे कुछ ट्रेड सीक्रेट है, मेरा कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मान लो मैं कोई बहुत बड़ा होलसेलर हूं, आप मेरे पास अपना सामान लेके आते हो और मैं उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से बेचता हूं। अब जो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल की सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो कॉन्फिडेंशियल होगी और इसके अंदर इंटेंट जो है वो लीगल है। तो इसलिए जो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है ये कोर्ट के अंदर वेरी मच इन्फोर्सेबल है, ये हम लोग समझ लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ना स्टैंडर्ड क्लॉजेस होते हैं जिनको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट क्लॉजेस। बॉयलर प्लेट क्लॉजेस हर एक एग्रीमेंट के अंदर मिल जाएंगे आपको, ये स्टैंडर्ड होते हैं। एग्जांपल के तौर पे नोटिसेस, अमेंडमेंट्स, पर्पस, इंडेमनिफिकेशन एंड सोन, ये स्टैंडर्ड क्लॉजेस होते हैं। अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा ना ड्राफ्ट वन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट फॉर मी वेयर इन बोथ द पार्टीज आर डिस्क्लोजिंग पार्टी, डिस्क्लोजिंग पार्टी और रिसीविंग पार्टी समझ लेते हैं। दो पार्टीज होती है एनडीए के अंदर, एक होती है रिसीविंग पार्टी और एक होती है डिस्क्लोजिंग पार्टी। तो रिसीविंग पार्टी कौन सी होती है? पार्टी विच इज रिसीविंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, रिसीव सीआई, डिस्क्लोजेस सीआई। तो ये चीज समझो कि जो पार्टी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी को बता रही है वो है डिस्क्लोजिंग पार्टी, और जो उस इंफॉर्मेशन को रख रही है अपने पास, पोजेशन में ले रही है, वो होती है रिसीविंग पार्टी। अब इसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या आती हैं वो देखते हैं हम लोग। रिस्ट्रिक्शन के अंदर नंबर 1 जो होगा वो क्या आ जाएगा? स्टोरेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मार्किंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूं पॉइंट्स ताकि मैं ही ना भूल जाऊं कि मैं क्या क्या बता रहा हूं, तो वो कर लेते हैं। थर्ड, रिटर्न ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंजंक्शन ऑन ब्रीच, ठीक है।
तो ये कुछ मेजर है, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करके समझाता हूँ। स्टोरेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, सपोज मैं आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं मैं मुंह जुबानी बता दूंगा, मैं मेल पे ही तो लिख के बताऊंगा। देयर आर टू बिजनेस एंटिटीज, उनके एम्प्लॉयज, रिप्रेजेंटेटिव्स, डायरेक्टर, सीईओ जो भी होंगे, वो आपस में अगर डिस्कशन करेंगे, आइदर थ्रू मेल करेंगे, थ्रू मैसेज करेंगे, थ्रू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करेंगे, कुछ तो करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर एक्सचेंज होती है वो आपस में स्टोर होती है, और उसको हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। मार्किंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मार्किंग मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसका ध्यान रखना, तो उसको कहते हैं मार्किंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब रिटर्न ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? सपोज हम दोनों ने बात करी कि बिजनेस करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, एक दूसरे के साथ टीम करेंगे, बट वो नहीं बन पाई हमारी ट्रांजैक्शन, हम लोग नहीं एक कॉमन डिसीजन पे आ पाए, तो अब जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने आपसे लिया है उसको रिटर्न भी तो करना होगा ना मेरे को आपको, तो वो रिटर्न होता है। और उसके बाद आता है इंजंक्शन ऑन ब्रीच। अब सपोज करते हैं कि कहीं पर लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाता है, तो उस केस में हम इंजंक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अब मार्किंग से पहले ये समझते हैं कि क्या एक जो लॉयर होगा, अब ये तो कोई भी बना सकता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आप, मैं, चैट जीपीटी, कोई भी बना लेगा। तो एक लॉयर का दिमाग कहां लगेगा इसके अंदर? लॉयर के दिमाग के लिए क्लॉजेस बता देता हूं। जूरिसडिक्शन, पहला क्लॉज जहां पे लॉयर को अपनी रिव्यूइंग करनी होगी। नंबर 1 जूरिसडिक्शन, नंबर 2 आर्बिट्रेशन, नंबर 3 फोर्स मेजोर, नंबर 4 प्रिवेंशन फ्रॉम इंडेमनिफिकेशन, फ्रॉम नहीं बाय इंडेमनिफिकेशन। इसका मतलब समझो, जूरिसडिक्शन, अब आप ना कभी देखना, अब चैट जीपीटी को एक कमांड दे दो कि हे ड्राफ्ट 1 नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और उसके अंदर जूरिसडिक्शन रख देना न्यू दिल्ली, वो लिख देंगे, सब कुछ हो गया। अब मान लो एक ब्रीच होता है और मैं कोर्ट के अंदर चला जाता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल कर देता हूं इंजंक्शन का, स्टेटिंग कि जूरिसडिक्शन हम लोगों ने म्यूचुअली एग्री करी थी दिल्ली, तो इसलिए मैंने आपकी कोर्ट में ये केस फाइल करा है। कोर्ट इस केस को साफ साफ डिसमिस कर देगी, स्टेटिंग द रीजन कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एग्रीड जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन कभी भी आप एग्री नहीं कर सकती दो पार्टीज की, हम वहां जाएंगे उस कोर्ट में केस लड़ेंगे, नहीं। जुरिसडिक्शन के लिए हमारे पास सेक्शन 16 टू सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी मेंशन्ड है कि भाई यहां यहां जुरिसडिक्शन लगेगी, इस कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं। तो जब हम लोग कभी भी एक एग्रीमेंट को, एक एनडीए को रिव्यू कर रहे होंगे, बीइंग एन इन हाउस काउंसिल, बीइंग अ फ्रीलांसर और बीइंग एन एडवोकेट फॉर आवर क्लाइंट, तो हम लोगों को ये चीजों का ध्यान रखना है कि जुरिसडिक्शन में हमेशा क्या होगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। सेकंड आता है हमारे पास क्या, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होगा? आर्बिट्रेशन के अंदर होगा सीट ऑफ द आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। Seat of the arbitrator can be decided mutually by the parties. Appointment of arbitrator can also be done mutually by both the parties. पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये कभी नहीं होना चाहिए कि सपोज करते हैं दो पार्टीज हैं ए और बी, और क्लॉज के अंदर कुछ ऐसा लिखा होगा कि ए हैज एब्सोल्यूट राइट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर एंड बी इज बाउंड एक्सेप्ट दैट आर्बिट्रेटर। अगर ऐसी कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है ना, और अगर हम इस क्लोज के बेसिस पे कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद आर्बिट्रेशन होती है और अवार्ड पास होता है, तो ये वॉइड हो जाएगा। एक पार्किंसंस जजमेंट आई थी, उसमें ये कहा था यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब अगर कोई भी यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी,
और उसने कोई अवार्ड पास कर दिया तो वो वॉइड है, उसको आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते कोर्ट के थ्रू, उसका कोई फायदा नहीं है। और बात भी सही है, क्यों? क्योंकि सपोज करते हैं मैं ए हूं, आप बी हो, और मैंने ये क्लॉज डाल दिया था कि भाई मैं आर्बिट्रेटर डिसाइड करूंगा, तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, मैं तो अपना ही बंदा डिसाइड करूंगा, वो तो मेरे ही फेवर में देगा। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहां रहेगा दोनों पार्टीज के बीच का? तो इसलिए हमेशा सिंपल रखो। सी, बीइंग अ लॉयर आपका क्या काम है? आपका यही काम है ना कि एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप ये नहीं चाहोगे नहीं नहीं बस मेरा क्लाइंट बचा रहे, इसका सत्यानाश हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। क्योंकि बिजनेस एंटिटीज क्या चाहती है? वो बिजनेस करना चाहती है, तभी तो वो बात कर रही है एक दूसरे से। तो बीइंग अ लॉयर हमें क्या करना है कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे कि इक्वल, जो मेरा मोटो है, मैं जब भी कभी भी कोई भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट या रिव्यू करता हूं ना, तो एक ही मोटो रखता हूं, क्या? इक्वल रिस्क्स एंड लाइबिलिटीज, 50-50। भाई जितनी रिस्क एंड लाइबिलिटी मेरे पास होगी उतनी रिस्क एंड लाइबिलिटी आपके पास होगी। दैट इज द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट, रिव्यू एंड नेगोशिएट एन एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज खुश रहेंगी, दोनों पार्टीज का एक दूसरे पे ट्रस्ट रहेगा। इंडेमनिफिकेशन की मैंने अभी एक बार आपको बात करी। इंडेमनिफिकेशन मतलब मैं समझा देता हूं आपको। इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है, सपोज देयर इज अ ब्रीच, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को गारंटी कर रही है कि अगर कोई भी ब्रीच होता है ना, मैं खड़ा हूं आपके लिए, मैं खड़ा हूंगा। अगर कोई थर्ड पार्टी भी आके क्लेम करेगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ये बेसिकली एक गारंटी ऑब्लिक एश्योरेंस कि इफ देयर इज एनीथिंग आई एम देयर टू इंडेमनिफाई यू। और नॉन वारंटी, नॉन वारंटी, नॉन वारंटी का मतलब क्या हुआ? नॉन वारंटी ऑब्लिक वारंटी, नाम दे दो क्लॉज का। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे आप थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन पेश कर दो। नहीं, ये इंफॉर्मेशन हम दोनों के बीच की एक्सक्लूसिव है। इससे मैं आपको कोई वारंट प्रूव नहीं करना चाहता कि आप थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दोगे मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और उस बेसिस पे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को अगर कोई लॉस होता है तो मेरे पास आ जाओगे आप। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट वारंटिंग दैट। मैं आपको वारंट कर रहा हूं, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई वाज हैविंग इन माय पोजीशन एंड आई एम डिस्क्लोजिंग इट टू यू अंडर दिस एनडीए। दैट्स इट। ठीक है? तो इंडेमनिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे। इंडेमनिफिकेशन के अंदर कभी भी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ को अवॉइड करना है। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ का मतलब हुआ थर्ड पार्टी रिलीफ्स या फिर फ्यूचर रिलीफ। ठीक है? तो थर्ड पार्टी रिलीफ या फ्यूचर रिलीफ को हमें अवॉइड करना है। यार आज ना थोड़ा प्लीज माइंड मत करना, आई डोंट नो, मेरे आईपैड के साथ कुछ इशू आ रहा है, मेरी पेंसिल पकड़ नहीं रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज प्रोवाइड करूं। सो प्लीज इस चीज को मत करना यार। तो अब हम लोगों ने मेजर क्लॉजेस पढ़ लिए, तो अब हम एक एग्रीमेंट देखते हैं कि एक एग्रीमेंट बनेगा कैसे अगर हम ड्राफ्ट करने पे आए तो। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, हमें ड्राफ्ट करना है, सपोज ए और बी के लिए है। अरे यार ये इशू कहाँ आ रहा है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। हाँ अब ट्राई करते हैं, रुको 1 सेकेंड ना। सपोज करते हैं ए और बी, ये दोनों कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना। एक बार और, लास्ट लास्ट प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक लास्ट। ए बी, ये दोनों आपस में कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल बनाएंगे हम लोग। वन साइडेड स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली तब तक नहीं बनाना हमें जब तक हमें हमारे क्लाइंट से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ना हो, अदरवाइज ऑलवेज गो फॉर म्यूचुअल एनडीए। इससे क्या होगा, सामने वाली पार्टी का भी हम पे ट्रस्ट उतना ही बना रहेगा और जो हमारा एग्रीमेंट है वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा। देखो दोनों पार्टीज का इंटेंट हमेशा क्लियर रहेगा, तो दोनों पार्टीज एग्जीक्यूट करने में कभी झिझक झिझकेंगी नहीं, हाँ झिझकेंगी नहीं। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब सपोज करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होगा? डिफाइन ए, ए क्या है, कौन सी पार्टी है? डिफाइन बी। थर्ड हमें क्या करना है? डिफाइन पर्पस।
कि पर्पस में क्या आएगा कि एक्सचेंजिंग, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं, एक्सचेंजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्रपोजल्स ऑब्लिक बिजनेसेस। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, डिफाइन होने के बाद क्या आ जाएगा, डिफाइन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सेप्शन टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन में मैंने अभी आपको बताया ना, ऑलवेज अवॉइड कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। ठीक है, सॉरी, उसके बाद हमारे पास जो सेवेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन हमेशा डालना, हमेशा डालना, हमेशा। आर्बिट्रेशन सबसे इफेक्टिव है जब भी कभी भी एग्रीमेंट्स या कमर्शियल पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं ना, आर्बिट्रेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन मत लिखो, एट्थ हो गया ना ये, एट्थ। अवॉइड ज्यूरिसडिक्शन मत लिखो, बेशक मत लिखो। आर्बिट्रेशन के अंदर डिफाइन कर देना सीट और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे होगा, ठीक है। अवॉइड ज्यूरिसडिक्शन मत लिखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी आपकी, क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन हो रखी है सेक्शन 16 से 20 के बीच में। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी कोर्ट में केस फाइल होगा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कैसे आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सी कोर्ट के अंदर केस फाइल होगा। तो अवॉइड करनी है हमें ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद हमें लेना है इंजंक्टिव रिलीफ का एक क्लॉज, इंजंक्टिव रिलीफ। इंजंक्टिव रिलीफ बहुत नेसेसरी है, ये जरूर लिखना है हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैं समझा देता हूं ये क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताई, ए को पता लगा बी ने लीक कर दी वो इंफॉर्मेशन, या उसको एक एप्रीहेंशन है बी लीक कर रहा है, या बी का कोई एम्प्लॉय लीक कर रहा है, बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव लीक कर रहा है वो इंफॉर्मेशन। ए कोर्ट के थ्रू एक इंजंक्शन ला सकता है जिसपे बी के ऊपर कोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आप अभी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आगे किसी को नहीं बता सकते हो, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी के अभी रोक देनी है, अपने पास पोजीशन में रख लो एज इट इज। ठीक है, तो इसके लिए इंजंक्टिव रिलीफ इज वेरी मच नेसेसरी। क्या इंजंक्टिव रिलीफ के लिए हमें कोर्ट को यह दिखाना होगा कि देयर इज एक्चुअली अ ब्रीच और लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? नहीं, इंजंक्टिव रिलीफ में अगर आप बोनाफाइड एप्रीहेंशन भी दिखा दोगे ना, इफ देयर इज बोनाफाइड एप्रीहेंशन, कोर्ट तब भी आपको इंजंक्शन ग्रांट कर देगा एक्स पार्टे। दिल्ली हाई कोर्ट में आप वैसे ही केस फाइल कर दो, एक्स पार्टे आपको मिल जाता है अगर आप अपना बोनाफाइड इंटेंशन दिखा देते हो तो। ठीक है, तो इंजंक्टिव रिलीफ इसलिए नेसेसरी है, और आप लिखो इसको, क्योंकि अगर मैं ये लिख दूंगा ना कि द ए ऑब्लिक ए छोड़ो, एनी पार्टी कैन क्लेम एक्स पार्टे इंजंक्टिव रिलीफ without giving any prior notice to other party if the party believes there is an apprehension of breach oblique leakage of confidential information। अगर ऐसा कहीं पर भी कुछ हो गया कि भाई लीक हो रही है, ब्रीच हो रही है, तो मैं दूसरी पार्टी को बताए बिना कोर्ट से एक्स पार्टी इंजंक्शन ले सकता हूं। अगर ये क्लॉज की अगर हम लोग टाइटल डाल देंगे, दोनों पार्टी ठीक है भाई, वी आर हैप्पी, अगर तुम करोगे तो हम ले आएंगे, हम करेंगे तो तुम ले आना। दिस इज वेरी मच म्यूचुअल। अगर मैं इसको ये कर दूंगा ना कि नहीं नहीं, अगर कहीं पर भी ऐसा होगा तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद डिस्कशन होगी, फिर इंजंक्शन, इतने में तो काम खराब हो जाएगा भाई, इतने में तो इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स के पास पहुंच जाएगी। एनडीए का यही तो पर्पस होता है ना कि भाई मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं, मेरे क्लाइंट लिस्ट, मेरी ट्रेड सीक्रेट, मेरे फाइनेंशियल्स
यही तो होते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के। और होता क्या है, नॉन सॉलिसिटेशन एक और क्लॉज है। कौन सा नंबर होगा ये क्लॉज का? 10th, नॉन सॉलिसिटेशन। नॉन सॉलिसिटेशन का मतलब क्या हुआ? नॉन सॉलिसिटेशन का मतलब हुआ, सपोज करते हैं भाई दो एंटिटीज थी ए और बी। ए ने बोला बी को कि भाई मैंने तेरे को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब बी के पास ए की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब क्या करेगा, बी ए के कुछ इंप्लॉयज को अपने पास हायर कर लेगा, ठीक है। अब यहां से ये वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो दे दी इसने, बट ए की कुछ और भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, तो ये इंप्लॉयज ये इंफॉर्मेशन यहां ना ले जाए, इसलिए नॉन सॉलिसिटेशन होती है। इसका मेजर रीजन होता है कि दोनों पार्टीज अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर सकती है कि ये एक दूसरे के एम्प्लॉयज को डायरेक्टली हायर ना करें विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसलिए नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज का होना एनडीए के अंदर जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक और क्लॉज जो होगा, और क्या हो सकता है क्लॉज, नॉन सॉलिसिटेशन हो गया, और कौन सा हो सकता है भाई, हाँ, रिटर्न ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सपोज करते हैं भाई हमारा एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया तो अब उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या? तो या तो वो रिटर्न होगी या उसका डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है। तो अगर रिटर्न करनी है, सपोज ए ने कहा नहीं मुझे वापस करो मेरी इंफॉर्मेशन, तो बी कहेगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी मुझे बता दो, मैं आपको वापस कर देता हूँ सारी की सारी। तो ए लिख के दे देगा, ठीक है। और उसके बाद ए एक चीज और लिखेगा लास्ट में, जो वो परफॉर्मा देगा ना बी को कि देखो ये मेरे फाइनेंशियल, ये मेरे ट्रेड सीक्रेट, ये मेरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारी आपको मेरे को वापस करनी है। और अगर इसके अलावा कुछ बच जाती है जो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी और जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एग्रीमेंट इंफॉर्मेशन थी और वो मैं वापस लेना भूल जाता हूं, तो अगर वो आपकी नॉलेज में है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, सपोज करते हैं मैं बी हूं, मेरे को आपको सारी इंफॉर्मेशन वापस करनी थी। अब भाई कुछ कॉपी तो मेरे पास भी होगी, मैं सारे रिकॉर्ड कैसे डिलीट कर पाऊंगा, मेरे सर्वर्स में सेव्ड होगा, मैं कहां कहां से डिलीट करूंगा। तो इसलिए क्या होता है, रिटेंशन, कि भाई मैं ऑफिशियल पर्पस के लिए कल को मेरे ऑफिस पे कोई रेड पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का रिटेंशन का क्लॉज है, तो बी जो है वो उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने पास रिटेन कर सकता है, सब्जेक्ट कि जब तक ये इंफॉर्मेशन इसके पास रहेगी ना, ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट जो हमने करा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये इसके प्रोविजन से बाउंड डाउन रहेगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि अब ये बी की एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये बी के पास रिटेन्ड रहेगी सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जब तक बी अपने पास रखेगा, चाहे वो लाइफ टाइम के लिए रखे, तब तक के लिए उसके ऊपर ही ऑब्लिगेशंस होंगी जो इस एग्रीमेंट के अंदर ऑब्लिगेशंस थी, ठीक है। लीगल डिस्क्लोजर, आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो इसका कोई सही में, इसको आप, अगर मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे ही समझाता हूँ, चलो वैसे मैं इस क्लॉज को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, बट चलो एक बार मान लेते हैं। अब सपोज करते हैं मैं ए हूं, आप बी हो, आपने मेरे को कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताई। अब कोर्ट ने मेरे को सम्मन भेज दिया, मेरे को नोटिस भेज दिए कि मेरे को ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताओ, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर क्लॉज ये लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी, कि अगर कोर्ट ने मेरे को बोला कि टेल मी दिस इंफॉर्मेशन, तो मैं बी को बताऊंगा, और बी, अगर बी के पास ये राइट है कि वो दूसरी कोर्ट से जाके, हाई कोर्ट से जाके एक इंजंक्टिव रिलीफ ले आएगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट। ये मिलता बहुत मुश्किल है, अगर ऐसा कुछ होगा ना कभी कि कोर्ट कहेगी हमें बताओ, या कोई भी अथॉरिटी कहेगी मुझे बताओ, तो ये इंजंक्टिव रिलीफ बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए अगर मेरे पास नहीं भी होगा ना ये क्लॉज, तो भी बी जा सकता है, और अगर ये क्लॉज होगा तो भी जा सकता है। बी कैसे भी जा सकता है, बी को आप रोक नहीं पाओगे, बी, ठीक है। यार ये पता नहीं मेरे आईपैड में आज कुछ इशू आ ही रहा है,
ठीक है, इसका ध्यान रखना। सॉरी। तो हम लोगों ने सारा पढ़ लिया है मोटा मोटा एनडीए के बारे में। ये मोटा होता है। अगर आपको और डाउट्स है एनडीए के लिए तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी जो कोर्स है वो आप खरीदो। आपको डिटेल्ड में प्रैक्टिकल ड्राफ्ट्स के साथ सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा रिव्यू कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। एनडीए ड्राफ्टिंग का कोर्स का प्राइस बहुत मिनिमल है हमारा, हम लोग लेके चल रहे हैं 199 इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। 199 रुपए में आपको कंप्लीट एनडीए फ्रॉम ड्राफ्टिंग टू रिव्यूइंग टू नेगोशिएशंस, ये सारा हम लोग सीख लेंगे। एनडीए सबसे जरूरी एग्रीमेंट है क्योंकि ये दोनों पार्टीज के इनिशियल ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसलिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूजुअली मैं जिन भी क्लाइंट्स के साथ या जिन भी पार्टीज के साथ मैंने काम करा है ना, वो क्या करती है, उन लोगों का एक मेन काम जो होता है वो ये है कि ठीक है, तो उन लोगों का क्या होता है कि यार एक सेकंड रुकना बस। हाँ, आई एम सॉरी यार, वो मेल आ गया था कोई एक इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनका क्या होता है, सबसे पहले वो एक एनडीए साइन करती है, उसके बाद वो लोग एमएसए साइन करती हैं, उसके बाद वो लोग वर्क ऑर्डर साइन करते हैं, उसके बाद वो लोग एग्जीक्यूशंस करते हैं, जो उनका काम होता है, जो भी उन्हें काम करना है आपस में वो करते हैं। और जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद एक एफर्मेशन देते हैं कि यस, जो जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने ये सारी ट्रांजैक्शंस करी थी वो कंप्लीट हो गई है। बोथ द पार्टीज डज नॉट हैव एनीथिंग टू गिव और टू प्रोवाइड एनीथिंग टू ईच अदर। अब सब खत्म हो गया, एफर्मेशन विद नो लाइबिलिटी लेफ्ट। ये 5 स्टेप का अगर तुम लोगों ने कर लिया ना, किसी भी इन हाउस में कर रहे हो या किसी भी कॉर्पोरेट जो आपका रिटेनरशिप पे आप किसी के लिए काम कर रहे हो, तो इस तरीके से आप उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को संभालो। आई कैन प्रॉमिस यू, अगर इस तरीके से आप लोग करोगे ना तो कभी भी कोई भी लीगल इन्फ्रिंजमेंट नहीं आएगी। क्योंकि जब तक एफर्मेशन हम लोग साइन नहीं कर देते, दैट मीन्स वी हैव नॉट वेव्ड ऑफ आवर राइट। मतलब अगर कहीं पर भी ब्रीच आ जाएगा तो हम लोग आ सकते हैं, पर अगर हमने एक बार अपना राइट वेव ऑफ कर दिया थ्रू एफर्मेशन, दैट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, वी आर सेटिस्फाइड। हम लोग खुश थे आपस में एक दूसरे के साथ काम करके, पर अब खत्म हो गई है। तो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं आया प्लीज आप कमेंट्स में लिखो, दोबारा समझेंगे। एक और छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें फटाफट फटाफट 3-4 की पॉइंट्स बता दूंगा। बट मैं ये एक ग्लिम्स देना चाहता था बस इस वीडियो के थ्रू कि एक एनडीए को रिव्यू कैसे करते हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, कौन से क्लॉजेज मेन है। मेन क्लॉजेज वही है, इंडेमनिफिकेशन, इंजंक्टिव रिलीफ, आर्बिट्रेशन का क्लॉज, ये जो है ये मेन क्लॉजेज हैं। अदरवाइज जो है वो स्टैंडर्ड क्लॉजेज है। अगर आप चैट जीपीटी को भी बोल दूंगा ना मैं कि भाई ड्राफ्ट कर दे, वो स्टैंडर्ड क्लॉजेज ही आएंगे। कहीं पर भी जाओगे, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन वो स्टैंडर्ड ही है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हमें अपना दिमाग कहां लगाना है, टू रिव्यू सम मेजर क्लॉजेज, जिससे दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और जो काम है वो एफिशिएंटली और जल्दी हो सके। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। Bye guys, good night. Thank you so much. Thank you for listening to my video. Bye bye.